जय हिंद साथियों आज के इस जो वीडियो के विषय हैं इस प्रकार से मुख्य 3 विषय हैं उन पर बात करते हैं। जैसे कि पहला है खुशखबरी, 18 महीने बकाया डीए एरियर पर बड़ा ऐलान हुआ है। हाँ साथियों, ये बड़ा ऐलान किया है। आपको मैं डॉक्यूमेंट प्रूफ के साथ दिखाऊंगा। हर एक चीज़ जो मैं बनाता हूँ किसी प्रूफ के साथ मैं बनाता हूँ। जो न्यूज़पेपर है उसके पूरे प्रूफ के साथ में किसने किया है, कब किया है, कब अलाउंस कब मिलेगा, कब इसकी किस्तें मिलेंगी, सारी चीज़ उसमें लिखा हुआ है। वो मैं आपको दिखाऊंगा। और 70 वर्ष की आयु पार कर चुके पेंशनर्स को एडिशनल 10% की पेंशन, उसके बारे में भी मैं आपको दिखाऊंगा पूरा एक एक चीज़। तो साथियों अगला है ऑर्डिनरी लेफ्टिनेंट साहब। अभी बहुत से साहब ऑर्डिनरी लेफ्टिनेंट बने हैं तो वो पूछते हैं कि हमको कितना क्या क्या मिलेगा। तो मैंने सोचा इसको सारों को वीडियो में डाल देता हूँ। डिटेल जानकारी है आपको पे एंड पेंशन के बारे में। तो साथियों इस प्रकार के तो सभी इंफॉर्मेशन है, आप वीडियो में आखिर तक बने रहिए। और चैनल को अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। इस वीडियो के माध्यम से कोई भी डॉक्यूमेंट, कोई भी किसी प्रकार की इंफॉर्मेशन आप ले सकते हैं, स्कैन कर सकते हैं फ्री में। वीडियो को सब्सक्राइब फ्री में, वीडियो को देखने में फ्री, और कोई भी डॉक्यूमेंट लेने में फ्री है। किसी प्रकार का कोई पैसा नहीं देना पड़ता है। लेकिन जो भी वीडियो के माध्यम से डॉक्यूमेंट आप लेते हैं, देखते हैं, जानकारी लेते हैं, ओनली फॉर एजुकेशन पर्पज़ के लिए, नॉलेज के लिए और जानकारी के लिए, किसी फिनेंशियल बेनिफिट के लिए नहीं है। तो साथियों इस चीज़ का ध्यान रखना। तो देखते हैं। अभी देखो, सबसे पहले मैं आपको सूबेदार साहब से जो ऑर्डिनरी लेफ्टिनेंट बनते हैं उनकी मैं आपको वो दिखाता हूँ। देखो साथियों, सूबेदार साहब की जो पेंशन होती है वो 44,907 CPC में, जो छठे वेतन आयोग में 4600 का पे ग्रेड होता था। 7वें में वो जो पे लेवल 7 में आ गया सूबेदार साहब, और उनकी स्टार्ट होती है 44,900 से। लेकिन जब वो पेंशन आते हैं तो अलग अलग कैटेगरी होते हैं। किसी का 53,600 होता है, किसी का 52,200, किसी का 56,900, किसी का 58,600, किसी का 60,700, जैसे जैसे कि तो उस ग्रेड में आते हैं। किसी का 50,500 बेसिक पे होता है जब रिटायर हो रहे होते हैं। तो साथियों जो मैं जिस पीपीओ को लेकर के आपको एक एक चीज़ क्लियर कर रहा हूँ, वो साहब की सूबेदार साहब से, उस सूबेदार साहब जब थे तो उनकी ऑलरेडी 58,600 बेसिक पे थी जब रिटायरमेंट में वो ऑनरेबल लेफ्टिनेंट बने हैं। तो अब उनको 58,600 तो पहले थी, अगर अब उनके सीधे पे लेवल 7 से जंप होकर के चले गए पे लेवल 10 में। हाँ साथियों, सूबेदार साहब पे लेवल 7 में आते हैं और ऑर्डिनरी लेफ्टिनेंट साहब पे लेवल 10 में आते हैं। तो वे पे लेवल 7 से सीधे चले गए पे लेवल 10 में। पे लेवल 10 की जो सबसे स्टार्टिंग वो है पे है वो 56,100 है। लेकिन 56,100 उनके लिए है, अगर उनकी 52,200 होती या 53,600 होती तो उसकी सीधे के सीधे, या 50,500 होती तो 56,100 पे पहुंच जाते। लेकिन उनकी ऑलरेडी जो है 58,600 पहुंच चुकी थी। अब उनकी 58,600 से अगला जो है किया उन्होंने फिक्स 59,500 उन्होंने फिक्स किया जब वो ऑर्डिनरी लेफ्टिनेंट चले गए। अब इनकी पे को लेकर के एक बार थोड़ा सा स्टडी आप भी कर लीजिए, थोड़ा सा देख लीजिए, बस ज़्यादा समय नहीं लूँगा मैं। उसके बाद सारी इन्फॉर्मेशन आपको दिखाऊंगा। तो देखते हैं थोड़ा सा इस पर। तो ये पीपीओ है उनका, तो बाकी उनका पर्सनल जो इंफॉर्मेशन है सारी मैंने छुपा दी है। हमें पर्सनल इंफॉर्मेशन को लेना देना भी नहीं है भाई। ऑर्डिनरी लेफ्टिनेंट साहब हैं, जेसी नंबर था इनका, सूबेदार से बने थे, सूबेदार का जेसी नंबर वही रहता है और आईसी नंबर नहीं मिलता है। जब वो ऑर्डिनरी ऑफिसर बन जाते हैं तो नंबर जेसी नंबर ही रहता है, ठीक है नहीं। 28 साल सर्विस की थी, 28 साल 28 दिन सर्विस की थी उन्होंने। और जो है वो बाकी तो हमें उससे कोई मतलब नहीं है, आपको इस चीज़ों से कोई मतलब नहीं है। अब जो है उनकी पे स्टार्ट हुई है 19,500 से। ये 19,500 मैंने 59,500 59,500 से। तो ये उनकी बेसिक पे स्टार्ट हुई है। तो अब जो है उनको एमएसपी बढ़ गई, सीधी 5200 से पहुंच गई 15,500 में। 15,500 में एमएसपी पहुंचने के बाद वो साहब की पे फिक्स हो गई। टोटल पे जो है पेंशन के लिए पे हो गई 75,000, क्योंकि उन पेंशन से संबंध है, 75,000 हो गई। अब जो है अमाउंट जब हम लेंगे पेंशन के तो 75,000 से लेंगे। वो अमोलमेंट एवरेज पे जो होगी 75,000 हो गई। अब उनका 50 बेसिक पेंशन बढ़ेगी 50%।
तो 75,000 को दो से डिवाइड कर दिया हमने, तो पेंशन बन गई उनकी 37,500। अब पेंशन बन गई उनकी कितना, बेसिक पेंशन हो गई 37,500। हालांकि जो है ये साहब का जो आरोपी 4 में जाएंगे तो इनका 42,600 ये शुरू होगा इनका, ठीक है नहीं। उसके बाद उसमें फिटमेंट फैक्टर लगेगा और आरोपी 4 में उसे रिवाइज हो जाएगी। लेकिन क्योंकि जो ऑर्डिनरी लेफ्टिनेंट साहब ये 2016 के बाद के हैं, 7 CPC के हैं, इसलिए जो इनसे पहले आए थे उनकी 42,625 है, ठीक है नहीं। लेकिन अब हम इनको इसी से कैलकुलेट करते हैं। अब पेंशन डिटेल हो गई, सर्विस पेंशन होगी पूरी जो है 37,500। इन्हांस रेट ऑफ फैमिली पेंशन भी इनको इतनी ही मिलेगी 37,500। नॉर्मल रेट ऑफ फैमिली पेंशन जो है ये 30% हो जाती है, तो 75,000 का 30% उनको मिलेगा 22,500, ठीक है नहीं। अब जो है अमाउंट ऑफ कम्यूट जो है वो कितना कटेगा, वो कटेगा उनका 37,500 भागा में 50% कटेगा उनका, तो 18,750 उनका अमाउंट कट गया, ये कंप्यूट कट गया। कंप्यूट जो है 18,750। अब आगे देखते हैं उनकी डिटेल, तो 50% ऑफ कंप्यूट हो गया इनका 37,500 को 18,750। अब फार्मूला क्या कहता है, उनको कितना कंप्यूट मिलेगा, कितना कंप्यूटेशन जो मिलेगा, अमाउंट टोटल जो है कंप्यूट का कितना मिलेगा। फार्मूला ये कहता है 50% ऑफ सर्विस पेंशन इंटू 12 इंटू परचेज वैल्यू। तो 50% ऑफ सर्विस पेंशन ये आ गई उनका 18,750 इंटू 12 कर दिया। परचेज वैल्यू जो उनकी निकलती है 8.913। अब ये सारे को जब गुना करते हैं तो उनका बनता है 20,05,425। ये उनका कंप्यूटेशन कट गया। ये कंप्यूटेशन रिकवरी होगा 15 साल तक। लेकिन हालांकि जो है अभी 8 CPC में 100% गारंटी के साथ मैं बोलता हूँ कि ये जो है कम हो जाएगा। अब रेजिडुअल पेंशन कितनी होगी उनकी, तो उनकी पेंशन होगी DA 100% पेंशन, तो ये हो गया DA जो मिलेगा वो पूरी पेंशन के ऊपर मिलेगा 37,500 पे मिलेगा, तो उनका DA हो गया 22,500 60% के हिसाब से, क्योंकि बिल्कुल फिक्स है अभी 60% ही मिलेगा, ठीक है ना। ये मैं आपको आज ही AICPN के आंकड़े आ जाएंगे, अभी आ जाएंगे, तो अगले वीडियो में आज ही और बना दूंगा AICPN के लिए, और उसके मैं आपको बता दूंगा कि आपको पेंशन कितने बनेगी। तो जो है सभी सिपाही साहबान से लेकर के ऑर्डिनरी कैप्टन साहब तक जैसे ये AICPN के आंकड़े आएंगे मैं उसी समय निकाल के वीडियो दूसरा भेज दूंगा आपके पास। अब जो है इनका इतना बन गया, टोटल पेंशन बन गई इनकी 60,000, और 60,000 में से कंप्यूट कट गया इनका 18,750। अब उनके अकाउंट में आएगी 41,250। अगर इन्होंने कंप्यूट नहीं कटाया होता साहब ने, मान लो कोई कंप्यूट नहीं कटाता है, तो उनको मिलेगी 60,000, क्योंकि 37,500 प्लस 22,500 DA, तो ये हो गया इनका पेंशन का हिसाब। अब आती है ग्रेजुएटी। तो ग्रेजुएटी किस प्रकार से मिलती है, ग्रोस ग्रेजुएटी जो मिलती है, ये ग्रेजुएटी मिलती है जो है सर्विस कितने साल सर्विस की प्लस 5 डिवाइड बटा 2 उतने महीने की सैलरी मिलती है। तो जिनको ने 30 साल सर्विस की थी प्लस में 5 हो जाता है, क्योंकि आर्मी एयरफोर्स नेवी के लिए होता है, सिविल के लिए नहीं होता है, क्योंकि कम सर्विस में रिटायर होते हैं इसलिए होता है। तो 30 प्लस 5 डिवाइड बटा 2 17.5, तो ये हो गई। तो इतने महीने की जो अप्रोक्स जो सैलरी बन रही है उनका, ये ग्रेजुएटी बन रही है 15 लाख। अब 15 लाख जो ग्रेजुएटी हो गई उनकी, उसमें से 67,000 जो इनका ECHS का कट जाएगा, तो इनकी बच गई 14,33,000, 14,33,000 बच गई। तो ये जो है इनको ग्रेजुएटी मिल जाएगी। अब मैं सारा टोटल करके दिखा दूंगा आपको बाद में। अब आते हैं इनका AP फंड। AP फंड सबका अपना अपना है। इस केस में इनका AP फंड जो है अप्रोक्स 25 लाख था, ठीक है नहीं, ये था, तो वो उसके हिसाब से कटेगा। अब आता है लिव इनकेशमेंट। तो लिव इनकेशमेंट का फार्मूला ये है कि उनकी टोटल जो है बेसिक सैलरी, बेसिक प्लस DA, टोटल बेसिक सैलरी बेसिक पेंशन प्लस DA डिवाइड बटा 3, तो ये होता है 1 डे का, तो ये हो जाएगा 1 डे का। तो 1 डे का अगर इस प्रकार से हम करते हैं तो इनका निकल रहा है 1 डे का 3,173, मतलब 3,173 रुपया पर डे मिल रहा है। और 300 दिन का इनका था, तो 300 से डिवाइड गुना कर दिया तो 9,51,900 आ गया।
अब ट्रांसफर ग्राउंड में मिलता है रिटायर्ड समय 80% जो रिटायरमेंट के समय, तो वो होता है 47,600, और AGI जो है अप्रोक्स जो है 6 लाख लगा दिया है। तो इस प्रकार से इनका सारा कंप्यूटर जोड़ दिया, ग्रेजुटी जोड़ दी, AP फंड जोड़ दिया, लीव इनकेसमेंट जोड़ दी, ट्रांसफर ग्रांट जोड़ दिया, AGI का पैसा जोड़ दिया, तो ये जो है तकरीबन जो है 57,37,925। तो इस प्रकार से जो है लेफ्टिनेंट साहब को मिलता है। तो साथियों ये था इन्फॉर्मेशन पहली। अब दूसरी इन्फॉर्मेशन जो है वो है कि DA 18 महीने का DA DR के ऊपर बड़ी घोषणा। हाँ साथियों, फरवरी में मिलेगा इसका, तो ये भी आप देख लीजिए। ये साथियों एक इन्फॉर्मेशन है न्यूज़पेपर की, क्योंकि मैं जो है आपको बिना किसी डॉक्यूमेंट के नहीं दिखाता हूँ कोई भी इन्फॉर्मेशन। महंगाई भत्ता, सूचना दर बकाया भुगतान, वेतन आयोग सुनिश्चित पेंशन योजना। तो साथियों ये दिया है अभी जो है 29 जनवरी का। ये मनोरमा स्टाफ की तरफ से लिखा गया है 29 जनवरी 2026, कल का ये डेट है, ये 12:53। तो ये जो है देखिए आप कि 1 जनवरी 2021 से लंबित महंगाई भत्ता DA संशोधन का लागू किया जाए। तो वित्त मंत्री के बाद में इस बयान से पल्ला झाड़ते हुए बताया था उन्होंने। तो बाद में जो है बजट भाषण में, ये जो बजट भाषण में बाला गोपाल ने कहा कि महंगाई भत्ता DA की एक किस्त फरवरी महीने के वेतन के साथ दी जाएगी, शेष किस्तें मार्च के महीने में के साथ पूरी तरह से स्वीकृत की जाएंगी, और DA और DR की बकाया राशि भुगतान किस्तों में किया जाएगा। मंत्री ने कहा है कि इस बजट वर्ष में पहली किस्त के भुगतान के लिए राशि आवंटित की गई है। तो ये जो था ये केरला का बजट के लिए है, ये केरला सरकार के लिए। तो ये खुशी की बात है कि जो केरला सरकार के कर्मचारियों को जब ये 18 महीने का DA DR मिल रहा है, तो आशा की जा सकती है कि केंद्र सरकार को भी मिलेगा। अब मैं डिटेल में जो है आपको ये इन्फॉर्मेशन पढ़ के सुना देता हूँ। सूचना दर बकाया भुगतान 12वां वेतन आयोग सुनिश्चित करने पेंशन योजना। केरल के बजट में कर्मचारियों और पेंशनधारियों के लिए क्या क्या प्रावधान है। राज्य सरकार को वित्त विभाग द्वारा उच्च न्यायालय में यह कहने के बाद कड़ी आलोचना का सामना करना पड़ा कि महंगाई भत्ते का कर्मचारियों का अधिकार नहीं माना जाना चाहिए। ये कोई अनिवार्य लाभ नहीं है। सरकारी कर्मचारियों के नाराज याचिकाकर्ताओं के उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर मांग अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक AICPI से जुड़े फार्मूले के अनुसार 1 जनवरी 2021 महंगाई भत्ता DA संशोधन को लागू किया जाए। हालांकि वित्त मंत्री के बाद में इस बयान को पल्ला झाड़ते हुए के हितों प्रतिष्ठा का आश्वासन दिया, और ये भाषण में बाल गोपाल ने कहा कि महंगाई भत्ता DA की एक किस्त फरवरी महीने के वेतन के साथ दी जाएगी, किस्तें मार्च महीने के वेतन के साथ पूरी चुकता की जाएंगी। तो इस प्रकार से जो है ये मैं पूरा डिटेल में आपको वीडियो के माध्यम से इसको बता देता हूँ। तो ये है केरल बजट में कर्मचारियों को पेंशन भोगने के लिए बड़ी ऐलान किया है। क्या सरकारी कर्मचारियों का रुका हुआ महंगाई भत्ता मिलने वाला है? क्या पुरानी पेंशन जैसी सूचित पेंशन योजना लागू होगी? और क्या 8वें वेतन आयोग की तैयारी शुरू हो गई है? केरल बजट से आई बड़ी खबर, पूरी जानकारी इस वीडियो में। तो साथियों हम बात करेंगे केरल बजट के सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए किए गए अहम प्रावधानों की, DA भुगतान की। देखो केरल से संबंधित इसलिए है कि जब स्टेट जो ऐलान कर दिया है और स्टेट ने लागू कर दिया है, तो केंद्र को भी लागू करना पड़ सकता है। तो ये एक आशा की नई किरण है। लंबे समय से एक सरकारी कर्मचारी भत्ते के भुगतान का इंतजार कर रहे हैं। मामला इतना बढ़ गया है कि कर्मचारी संगठनों को हाई कोर्ट तक जाना पड़ा है। अब बजट में क्या ऐलान हुआ है? सरकार की तरफ से पहले कहा गया कि DA बकाया कोई अनिवार्य वैधानिक अधिकार नहीं है, परंतु अब जो है DA की एक किस्त फरवरी के महीने में के साथ दी जाएगी, बाकी किस्तों का भुगतान मार्च के वेतन के साथ किया जाएगा। DA और DR नर्स रिलीफ का बकाया किस्तों में चुकाया जाएगा। पहली किस्त के भुगतान के लिए बजट में राशि भी आवंटित कर दी गई है। यानी साफ है सरकार अब बकाया भुगतान की प्रक्रिया शुरू करने जा रही है। सुनिश्चित पेंशन योजना, पिछले बजट में राज्य सरकार के अंशदायी पेंशन योजना NPS के स्थान पर एक सुनिश्चित पेंशन योजना लाने की घोषणा की थी। इस बजट में इस योजना पर चर्चा हुई। बजट दस्तावेजों के अनुसार यह योजना सुनिश्चित करेगी सेवानिवृत्ति के समय अंतिम मूल वेतन का 50% पेंशन के रूप में मिले, कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद न्यूनतम आय की गारंटी मिले। यह कदम खास तौर पर उन कर्मचारियों के लिए राहत भरा है जो NPS की अनिश्चितता से परेशान थे। और जो है 8वां वेतन आयोग, क्या संकेत मिले? हालांकि बजट में सीधे तौर पर 8वें वेतन आयोग की औपचारिक घोषणा नहीं की गई, लेकिन कर्मचारियों के DA और पेंशन संरचना पर लगातार चर्चा की इशारा करती है। राज्य की स्थिति सुधरने पर, कर्मचारियों का दबाव बढ़ने पर और केंद्र की नीतियों को देखते हुए आगे चलकर वेतन आयोग पर ठोस कदम उठाए जा सकते हैं।
कर्मचारियों और पेंशन भोगने, इसका क्या मतलब है? डीए बकाया मिलने की प्रक्रिया शुरू, पेंशन सिस्टम में स्थिरता लाने की कोशिश, भविष्य में वेतन शोषण की संभावनाएं जिंदा, यानी ये बजट कर्मचारियों को तुरंत राहत प्लस भविष्य की उम्मीद दोनों दे रहा है। तो दोस्तों, केरल बजट से साफ है कि सरकार कर्मचारियों पेंशन भोगियों के मुद्दों को नज़रअंदाज नहीं कर सकती। अब देखना है कि ये घोषणाएं जमीन पर कितनी होती हैं और केंद्र सरकार इनको लागू करती है कि नहीं। केंद्र सरकार इसलिए हो सकता है जब केंद्र सरकार भी ये सोचेगी कि सेंट्रल जब स्टेट गवर्नमेंट दे सकती है तो हम भी इसको दे दें। अगर आप सरकारी कर्मचारी तो पेंशन भोगी, कमेंट में ज़रूर बताएं कि क्या आपको लगता है कि डीए का पूरा बकाया मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा, सरकारी देंगे कि नहीं देंगे। अब साथियों, अगला इंफॉर्मेशन है, पेंशन भोगियों ने 70 वर्ष की आयु पार कर चुके लोगों के लिए अतिरिक्त पेंशन की मांग को लेकर प्रदर्शन किया है। ये लिखा गया प्रकाशित 27 जनवरी को अपराह्न धुदुकुड़ी के द्वारा तमिलनाडु वकील सरकारी विभाग में ये 70 वर्ष की आयु पर उन्होंने किया है। तो इसके लिए हम देखते हैं 70 साल से ऊपर के पेंशनों के लिए 10% अतिरिक्त पेंशन की मांग। आज हम ये बात कर रहे हैं कि देश के उन बुजुर्ग पेंशनरों की जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी सरकारी सेवा में लगा दी, लेकिन अब 70 साल की उम्र पार करने के बाद में भी उन्हें अपने हक के लिए सड़कों पर उतरना पड़ रहा है। तो तमिलनाडु में सरकारी विभागों के पेंशनरों ने जोरदार प्रदर्शन किया है। उनकी मांग है 70 वर्ष से अधिक आयु पेंशनर्स को 10% अतिरिक्त पेंशन दी जाए। तो दोस्तों, ये जो है स्टेट का इसलिए बताया जा रहा है कि स्टेट के आधार पर एक जो है अभी 8th पे कमीशन में सेंटर के ऊपर भी लागू हो सकती है। ये प्रदर्शन तमिलनाडु ऑल इंडिया गवर्नमेंट डिपार्टमेंट पेंशन एसोसिएशन के सदस्यों ने किया है। इनमें अधिकतर वे बुजुर्ग शामिल हैं जो 70 साल से अधिक आयु के हैं, स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहे हैं, महंगाई के कारण आर्थिक दबाव महसूस कर रहे हैं। पेंशनों की मुख्य मांग क्या है? प्रदर्शन कर रहे पेंशनरों का कहना है 70 साल की उम्र के बाद दवाइयों का खर्चा बढ़ जाता है, शारीरिक कमजोरी के कारण अतिरिक्त देखभाल की जरूरत पड़ती है, मौजूदा पेंशन महंगाई के समान कम पड़ रहा है। इसलिए उनकी मांग है कि 70 वर्ष की पार कर चुके सभी पेंशनों को बेसिक पेंशन पर 10% की अतिरिक्त बढ़ोतरी दी जाए। और दोस्तों, ये जो है संसदीय समिति की रिपोर्ट ने भी ये कहा था कि जो है 80 साल की उम्र पहुँचते तक बहुत से पेंशनर जो है सड़क सुधार जाते हैं और मर जाते हैं, उनको पेंशन नहीं मिल पाती है। तो इसलिए इसको 65 साल से लागू किया जाए। एडिशनल पेंशनर 65 साल से 5%, 70 से 10, 15 से 15, 70 पर 75 पर 15 और 80 पर 20%, और उसके बाद सरकार ने लागू करके उसी प्रकार से। तो प्रदर्शनकारियों ने यह भी याद दिलाया कि 2021 की विधानसभा चुनाव के दौरान डीएमके ने अपनी घोषणा पत्र में वादा किया था कि 70 वर्ष से अधिक आयु के पेंशन को 10% अधिक पेंशन दी जाएगी। पेंशनरों का कहना है कि सरकार 2021 में सत्ता में आ चुकी है, लेकिन अब तक वादा पूरा नहीं हुआ है। प्रदर्शन के दौरान पेंशनरों के मुख्यमंत्री से अपील है कि हमने जीवन भर सरकार की सेवा की है, अब बुढ़ापे में हमें सम्मान और आर्थिक सुरक्षा दी जाए, घोषणा पत्र का वादा तुरंत लागू किया जाए। तो ये सारा 70 साल के बाद आमतौर पर जो दवाइयों खर्च बढ़ जाता है, अस्पताल के चक्कर बढ़ जाते हैं, निजी देखभाल की जरूरत पड़ती है, परिवार पर आर्थिक निर्भरता बढ़ जाती है। ऐसे में 10% अतिरिक्त पेंशन उनके लिए सिर्फ पैसा नहीं बल्कि सम्मान और सहारा बन जाता है। अब आगे क्या है? सवाल ये, क्या सरकार इस मांग पर जल्द फैसला लेगी? क्या चुनावी वादा अब हकीकत बनेगा? क्या 70 साल पार कर चुके पेंशनर को राहत मिलेगी? तो साथियों, इस प्रकार से आपकी इसमें क्या राय है कि ये लागू होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, होगा कि नहीं होगा? वैसे मेरे तो विचार है कि ये दोनों के दोनों फैसले जो है 8वें वेतन आयोग में विचारणीय योग्य हैं और इन पर जरूर विचार होगा। आपकी क्या राय है? कमेंट में ज़रूर लिखिए। अगर आप इस चैनल में नए बने तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। और मैं डिस्क्लेमर हमेशा लगाता हूँ कि पूरा का पूरा वीडियो ओनली फॉर एजुकेशन पर्पज़ के लिए है, इंफॉर्मेशन के लिए, नॉलेज के लिए है, किसी फिनेंशियल बेनिफिट के लिए या उसके लिए लीगल एक्शन कार्रवाई के लिए नहीं है। थैंक यू फॉर वाचिंग वीडियो, मे वी लॉन्ग, गॉड ब्लेस यू। धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय पेंशनर्स।